हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th में सीबीएसई के सोशल साइंस के सैम्पल पेपर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है हमारा नेपोलियनिक वॉर, सेकंड है ट्रीटी ऑफ वियना, थर्ड है हमारा ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, या फोर्थ है हमारा स्लेव नेशनलिज्म इन ओटोमन एम्पायर। सबसे पहले हमें इनको क्रम से देखना होगा कि कौन सी घटना जो है सबसे पहले घटी है। नेपोलियन वार 1804 के अंदर जो है ये हमें देखने को मिलता है, तो ये फर्स्ट पर जो है ये दिया गया है। सेकंड हमें है द ट्रीटी ऑफ वियना, वियना की संधि जो है हमें कब देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है 1809, यानी फर्स्ट और सेकंड तो यही होंगे। थर्ड जो ऑप्शन हमें दिया गया है जिसके अंदर बताया गया कि ग्रीक का स्ट्रगल जो है इंडिपेंडेंस के लिए, वो हमें कब देखने को मिलता है, 1821 से 1825 तक जो है ये टाइम पीरियड रहा है। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लास्ट जो स्लेव नेशनलिज्म इन ओटोमन एम्पायर जो हमें दिया गया है, ये कब हुआ है घटनाक्रम, ये हमें 1905 में देखने को मिलता है, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये क्रम से ही लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जिसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट वाज कॉमन अमंग द राइटिंग्स ऑफ कैलाश बाशिनी देवी, ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रमाबाई। इन्होंने सबसे पहले जो है एक तरीके से बात करी महिलाओं के ऊपर, बहुत ज़्यादा जो है अपने लेख लिखे हैं जिसमें महिलाएं जो है वो केंद्र में रही है। तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी जो है हाईलाइटेड द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन। उन्होंने महिलाओं के जो एक्सपीरियंस है उनको हाईलाइट किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या पूछा गया है, देयर वर 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। यहाँ पर 3 डेवलपमेंट के एक तरीके से स्तर हैं दैट ग्रेटली शार्क द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, जिसने प्री मॉडर्न वर्ल्ड को जो है इफेक्ट किया है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, हमें उसमें से इनकरेक्ट ऑप्शंस जो है वो हटाना है। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, फर्स्ट हमें दिया गया है द फ्लो ऑफ ट्रेड, सेकंड है द फ्लो ऑफ लेबर, थर्ड है कैपिटल, और लास्ट है टेक्नोलॉजी। इस सब की बात करें तो हम एंशियंट टाइम में जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड रहा है उस टाइम पर ट्रेड, कैपिटल और जो लेबर है वो तो हमें देखने को मिलता है, लेकिन टेक्नोलॉजी का वहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इनकरेक्ट कंडीशन क्या है, द फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग प्रूव्ड स्टीम इंजन, यानी कि स्टीम के इंजन में किसने जो है एक तरीके से इम्प्रूव किया है, किसने सुधार किया है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है जेम्स वॉट के द्वारा जो है ये इम्प्रूव किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूरियस मेटल। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है कॉपर इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, मैच द कॉलम फर्स्ट विद सेकंड, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल, इसके लिए कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, इसके लिए होगा आंसर वाइल्ड लाइफ। सेकंड जो है रिन्यूएबल जो सोर्स है वो क्या है, वो हमारा सोलर एनर्जी है, और इसके साथ ही नॉन रिन्यूएबल की अगर बात करें अनवीकरणीय जो होंगे उसमें हमारे आ जाएंगे फर्स्ट जो है कोयला, यानी कि कोल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट है हमारा जलोढ़ जो मिलता है, जो सोइल है, एलोवेल जो सोइल है वो हमारी कंसिस्ट ऑफ सैंड एंड स्लिट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बेटर रैंक्ड इन HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंडिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट हाईएस्ट इन GDP इन इंडिया, यानी जो GDP में सबसे ज़्यादा रोल किस सेक्टर का रहता है वो हमारा होता है जो टर्सरी सेक्टर हमारा जो तृतीय क्षेत्र है उसका। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिड द इंडियन गवर्नमेंट लिबरलाइज ट्रेड रेगुलेशन इन 1991। 1991 के अंदर जो भारत से सरकार जो है उदारीकरण की नीति वो अपनाई थी, उसका जो है रीज़न वो पूछा गया है। तो आंसर होगा हमारा गवर्नमेंट जो है वो चाहती थी इंडियन प्रोड्यूसर जो हैं टू कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट, वो क्या करें वर्ल्ड लेवल पर जो है कम्पीट कर पाए वर्ल्ड मार्केट के साथ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है हमारा, इट इज़ द कंपोजिट इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP के द्वारा जो है ये प्रोग्राम जारी किया जाता है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पैरामीटर्स क्या है इसके, टू मेजर इट इज़ लॉन्गिटिवली लिटरेसी एंड पर कैपिटा इनकम, ये भी जो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है इसमें जो बेसिस हैं ये क्वालिटी ऑफ लाइफ ये इंक्लूड इसके अंदर नहीं किया जाता, और इसके साथ ही जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी इससे मैच नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर
13 जिसके अंदर हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेवलपमेंट गोल ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। फैक्ट्री के जो वर्कर हैं उनके लिए विकास जो है वो कौन सी प्रक्रिया मानी जाएगी जब उनके वेजेस, जब उनके श्रम में जो भत्ते उन्हें मिल रहे हैं, वेतन जो उन्हें मिल रहा है उसमें अगर वृद्धि हो जाती है तो वो उनके लिए क्या होगा, विकास की एक घटना होगी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है बेटर वेजेस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। प्राइमरी सेक्टर जो है फ्लावर कल्टिवेटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्या दिया गया हमें, मेजोरिटोरियनिज्म इज द रियल स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। बहुसंख्यकवाद जो है वो एक तरीके से डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, आत्मा है। ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि बहुसंख्यकवाद जो है अगर हम बात करें तो वो किसी भी तरीके से जो गवर्नमेंट है उसको एक तरीके से पॉलिसीज़ के लिए इफ़ेक्ट कर सकते हैं। कहीं पर भी जो है ये किसी भी कंट्री के लिए स्पिरिट तो जो है बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता। सेकंड हमें क्या देगी स्टेटमेंट, इट क्रिएट्स बैलेंस एंड हार्मनी इन डिफरेंट ग्रुप्स। ये पावर शेयरिंग क्या करती है, जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, सोसाइटी में जितने भी समुदाय के लोग हैं, पावर शेयरिंग क्या करती है, उनके बीच जो है एक तरीके से हार्मनी जो है वो पैदा करती है डिफरेंट ग्रुप के माध्यम से। इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग सोशल ग्रुप्स। ये सामाजिक जो ग्रुप हैं उनके बीच जो विवाद होने वाले हैं उनके बीच जो है एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को रोकती है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा, पावर शेयरिंग इज एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि पावर शेयरिंग जो है किसी भी लोकतंत्री शासन व्यवस्था के लिए नितांत आवश्यक मानी जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है वही गलत है, मेजोरिटोरियनिज्म वाली। और जो बाकी जो रीज़न हमें दिए गए हैं, स्टेटमेंट दी गई है, वो हमारी एक्यूरेट है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है श्रीलंका एडोप्टेड तमिल एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। श्रीलंका ने तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था, बिल्कुल नहीं, उन्होंने सिंगली जो भाषा है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था, जबकि ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। इसी वजह से तो जो सिंगली समुदाय है और तमिल समुदाय है इनके बीच जो है वो लगातार संघर्ष की स्थिति देखने को मिली है। नेक्स्ट जो हमें रीज़न दिया गया है, रीज़न हमें दिया गया है द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका एडोप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजोरिटोरियनिज्म मेजर्स, यानी कि जो श्रीलंका की सरकार थी उन्होंने बहुसंख्यक के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या किया है, एक अपनी पॉलिसी जो है वो अपनाई थी। तो ये जो रीज़न जो है वो एक्यूरेट दिखाई पड़ता है, जबकि जो हमारी एजरेशन है वो गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई जो है वो स्टेटमेंट वो फॉल्स है, जबकि आर जो है वो सही है। अभी देखिए हमने इसमें जो हमें रीज़न इसमें दिया गया था कि किस प्रकार जो है श्रीलंका की सरकार के द्वारा जो है अपने बहुसंख्यक समुदाय के हितों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए गए। उन्होंने रोज़गार के अवसर में जो है एक तरीके से कटौती की गई तमिल समुदाय के लोगों के लिए, और बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को जो इसमें वरीयता दी गई थी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें बहुसंख्यक समुदाय को दी जाने वाली सुविधाओं के कारण ही जो है तमिल जो समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उसके मन में किस प्रकार घृणा की भावना जो है वो उत्पन्न हो गई थी। यानी कि किसी भी राष्ट्र के लिए जो है डेमोक्रेसी हो अथवा कोई भी राष्ट्र हो, वहाँ पर जो भी मेजोरिटी में लोग हैं, मेजोरिटी का समुदाय जो है लगातार जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो है प्रेशराइज करने में एक तरीके से कामयाब हो जाता है। तो इसके लिए जो हमें स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 15 में देखी थी कि रियल स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, तो ये बिल्कुल गलत है, जो कि हमें श्रीलंका में भी देखने को मिलती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जिससे कॉलम जो दिए गए हैं, फर्स्ट हमें जो है सब्जेक्ट दिए गए हैं और सेकंड जो है वो हमें लिस्ट दी गई है। तो हमें मैच करना है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो किस सूची के अंतर्गत आता है, लिस्ट के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हमें दिया गया है बैंक जो है वो किस सूची के अंदर आते हैं, बैंक जो है वो हमारे आएंगे यूनियन लिस्ट के अंदर। जो केंद्रीय सरकार है, संघ सूची है, राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि राज्य सूची में कौन आता है, राज्य सूची की बात करें तो यहाँ पर आएगा एग्रीकल्चर जो है वो राज्य सूची का विषय हो जाएंगे। और इसके साथ ही एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें तो वो होगा कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि जो समवर्ती सूची है उसके अंदर आते हैं एजुकेशन। और इसके साथ ही अगर हम बात करें कंप्यूटर की तो वो कहाँ पर आ जाएंगे, रेजिडरी जो सब्जेक्ट हैं, जो अवशिष्ट जो सब्जेक्ट हैं उनके अंतर्गत जो पाए जाते हैं। यानी जो यूनियन लिस्ट है उसमें पावर किसके पास होती है, सरकार के पास होती है। संघ के पास जो है सरकार, जो संघीय सरकार है उसके पास शक्ति होती है कि वो इस लिस्ट में जो है जितने भी सब्जेक्ट दिए गए उन पर कानून बना सके। जो स्टेट लिस्ट है हमारी, उसके अंदर कानून कौन बनाता है, राज्य सरकारें जो है उसमें वरीयता एक तरीके से उनको दी गई है। और इसके साथ ही जो कंकरेंट लिस्ट है वो जो समवर्ती सूची है, ये ऐसी सूची मानी जाती है जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। लेकिन इसके साथ ही अपवाद की अगर हम बात करें तो यदि कहा जाए कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने ही अगर उस विषय पर कानून बना लिया है तो किसका विषय जो है प्रभावी रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया है वही जो है इस पर लागू रहेगा। और रेजिडरी जो सब्जेक्ट हैं हमारे, अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो एक तरीके से केंद्र को जो है एक तरीके से सौंप दी गई हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, आइडेंटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन द बॉक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है हमारा पावर शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल टू लोकल गवर्नमेंट। सेकेंड हमारा द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद देम, इट इज़ कोल्ड थ्री टायर गवर्नमेंट, यानी कि एक संघात्मक ढांचे की बात की जा रही है, संघीय शासन व्यवस्था की बात की जा रही है, जहाँ पर शक्तियों का बंटवारा किया गया है लोकल गवर्नमेंट के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। और इसके साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको रिक्वायर है शेयर पावर के लिए, जो है एक तरीके से वो रेवेन्यू के लिए कहाँ पर निर्भर है, एक तरीके से केंद्र सरकार पर निर्भर है। इट इज़ कोल्ड थ्री टायर गवर्नमेंट, जैसे कि जो थ्री टायर गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है, यानी केंद्रीकरण सरकार, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर होगा, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ टू पार्टी सिस्टम। दो पार्टी सिस्टम जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, हमें अमेरिका में देखने को मिलता है, यूएसए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें बताया गया है विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट लाइकली टू बी मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ इन द वर्ल्ड। डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से लोकप्रिय मानी जाती है, जो लोगों के द्वारा एक तरीके से एक्सेप्ट की गई है।